हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारा पहला पॉइंट क्या होगा। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, संख्या। मेरे कितने छात्र जानते हैं कि संख्या क्या होती है? मेरे साथ में लिखिए, जिन अंकों की सहायता से, साथ में लिखिए मेरे छात्र, ताकि जब मैं समझाऊं तो आप केवल समझेंगे, से हमें किसी वस्तु, स्थान, मंदिर आदि की मात्रा का बोध होता है, उसे हम संख्या कहते हैं। मेरे छात्रों, संख्या समझेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। जिन अंकों की सहायता से हमें किसी वस्तु, स्थान, मंदिर आदि की मात्रा का बोध होता है। मात्रा का बोध मतलब कि वह कितनी संख्या में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी मात्रा उसकी है, कितना, कितनी, कितने भी कह सकते हैं, होता है, उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि ये क्या है, एक टोकरी है, इसमें ये कुछ आम रखे हुए हैं। ये कुछ आम रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आम है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने आम हैं? तो हमें जिन अंकों की सहायता से हमें ये पता चलेगा कि इस टोकरी में कितने आम हैं। कितने आम मतलब 1 2 3 4 5, माना ये 5 आम है, ठीक। कितने आम है, 5 आम है। तो जो ये हमारी संख्या 5 है, यही क्या है, हमारी संख्या है। जिन अंकों की सहायता से हमें किसी वस्तु, स्थान, मंदिर, वस्तु आम भी हो सकती है, की मात्रा का बोध होता है। कितनी मात्रा है, 1 2 3 4 5, 5 ये जो मात्रा है, ये क्या है, इसे ही हम संख्या कहते हैं। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि संख्या किसे कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट को डाल लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो आएगा, पॉइंट नंबर 2, मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि अगला पॉइंट इस वाले पॉइंट से बहुत रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। संख्या के बिना वो पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, संख्यांक, वो अधूरा है। चलिए पॉइंट डाल देते हैं जिसकी नाम है संख्यांक। संख्यांक का आप पॉइंट डाल देंगे, अगली हेडिंग संख्यांक। क्या है संख्यांक, मेरे साथ लिख लीजिए एक बार। जिन अंकों की सहायता से हमें किसी वस्तु, स्थान, मंदिर
आदि की मात्रा का। सर आप तो वही लिखवाए दे रहे हैं, मेरे छात्र कुछ कहेंगे कि आप तो वही जो संख्या की परिभाषा है वही लिखाए दे रहे हैं, फिर हमसे काहे कह रहे हैं लिख लीजिए। देखिए जादू है, कहते नहीं जादू तेरी नजर, वही होगा यहाँ पे। कहते हैं होता है, होता है तो उन अंकों को जिनकी सहायता से वस्तुओं की मात्रा का बोध हुआ, उसे संख्यांक 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 कहते हैं। मेरे छात्रों समझिए विशेष कहानी यहाँ पे कि संख्या और संख्यांक एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। संख्या में आपने क्या पढ़ा, जिन अंकों की सहायता से हमें किसी वस्तु, स्थान, मंदिर आदि की मात्रा का बोध होता है उसको हम संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक आम की टोकरी ली, उसमें बताया कि कितने आम हैं, वो क्या हो गई हमारी संख्या। अब संख्यांक क्या है, जिन अंकों की सहायता से हमें किसी वस्तु, स्थान, मंदिर आदि की मात्रा का बोध होता है, तो उन अंकों को याद रखिए मेरे छात्र, उन अंकों की जिनकी सहायता से हमें वस्तुओं की मात्रा का बोध हुआ है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। समझ गए मेरे छात्रों। अंकों की सहायता से जब हमें किसी टोकरी में आमों की संख्या पता चलती है तो क्या होता है, वो संख्या कहलाती है। जिन अंकों से हमें ये जैसे 1 2 3 4 5 आम है, 1 2 3 4 5, तो 5 ये जो अंक हैं इनको ही क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। इनको ही हम क्या कहेंगे, संख्यांक। 5 तो हमारी संख्या हो गई थी वहां पे आम की टोकरी में, किंतु यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दे दूं, 1 2 3 4 5 ये आम है हमारे, तो ये जो बिंदु है हमारे 1 2 3 4 5, तो हमारी संख्या ये 5 क्या है, ये संख्या है हमारी, ये संख्या है 5 हमारी, ये संख्या है। किंतु 1 2 3 4 5 ये क्या है, हमारे संख्यांक है। 1 2 3 4 5 ये क्या है, हमारे संख्यांक है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है। चलिए अपने अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जिसको नाम दिया जाएगा प्राकृतिक संख्या। मेरे छात्रों, कोई जानता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी नाम है नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए साथ में लिखिए, जिन अंकों की सहायता से हमें किसी वस्तु, स्थान, मंदिर आदि सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमें की जगह यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, हम किसी वस्तु, स्थान, मंदिर आदि को गिन
सकते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझिए सर, आपने तो फिर संख्या की परिभाषा लिखवा दी और कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा। अंतर देखिए, अंतर वहां पे मैंने आपको समझाया था कि हमें किसी वस्तु, स्थान आदि, मंदिर की गिनकर हमें ये पता चलता है कि उसकी संख्या कितनी होती है, उसको हम संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या कह रही है परिभाषा, ये जिन अंकों की सहायता से हम किसी वस्तु, स्थान, मंदिर आदि को गिन सकते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखो मेरे छात्रों, मान लिया ये है, समझिए, ध्यान दीजिए, समझते टाइम पे लिखना बहुत गलत बात है, समझ लीजिए। इसका नाम है राम, श्याम, लक्ष्मण। यहाँ पे लक्ष्मण ना ले लिया जाए, यहाँ पे नाम ले लिया जाए, क्या नाम ले लें इसका हम, छोटू, छोटा, ठीक, इसका नाम ले लिया हमने छोटा, ठीक। अब हमें आप बताइए कि हम कैसे जानेंगे ये कितने आदमी, राम, श्याम और छोटा कितने आदमी हैं, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? अंकों से, 1 2 3, 1 2 3, जिन अंकों के सहायता से हम किसी वस्तु को, स्थान को, मंदिर को गिन सकते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, 1 से हमने एक को गिना, 2 से हमने दूसरे को गिना, 3 से हमने तीसरे को गिना, तो ये क्या हो गए, ये अंक हो गए जिनकी सहायता से हम इन वस्तुओं, पहले ये एक वस्तु भी हो सकती है, मंदिर भी स्थान हो सकता है, गाय भी हो सकती है, आम भी हो सकता है, जो आप देख सकते हो, क्योंकि आप जिनको देख सकते हैं उनको ही गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं उनको हम गिनने के लिए प्रयुक्त अंकों को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गए मेरे छात्रों? यहाँ पे आप नोट पॉइंट कर लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, जिनको हम देख सकते हैं, उन्हें गिनने के लिए प्रयुक्त अंकों को प्राकृतिक संख्या, ये दूसरी परिभाषा मैंने लिखवा दी मेरे छात्रों, कहते हैं। इसको आप और करके भी लिख सकते हैं, क्या करके, और करके, ये दूसरी परिभाषा हो गई। अच्छा, ये तो आप जान के, जिन किसी वस्तु, स्थान, मंदिर को गिनने के लिए हम जिन अंकों का उपयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक अंक कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं कितनी, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिनसे हम अनेक संख्याएं बना लेते हैं। कोई गिनती ही नहीं है हमें कितनी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। समझ गए? लेकिन मूल प्राकृतिक संख्याएं कितनी है हमारे पास में, इनको हम मूल कहेंगे, मूल प्राकृतिक संख्या, मूल प्राकृतिक संख्या।
इनको हम क्या कहेंगे? मूल प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? हमारी मूल प्राकृतिक संख्या है। मेरे छात्रों, आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जिन अंकों की सहायता से हम किसी वस्तु, स्थान, मंदिर को गिन सकते हैं या जिसको भी हम गिनना चाहें गिन सकते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब उन अंकों को हम प्राकृतिक, जिन अंकों की सहायता से हम गिनते हैं उन अंकों को, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे मैंने आदमियों में बताया था, एक ये आदमी, एक ये आदमी, एक आदमी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। तो ये जो अंक प्रयुक्त हुए हैं इनको ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट डाल लीजिए, हमारा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। ये क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं के गुण। मतलब प्राकृतिक संख्याओं की अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। समझ गए मेरे छात्रों? मैंने आपको कितनी प्राकृतिक संख्याएं बताई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 संख्याओं को और क्या कहते हैं? मूल प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। क्या? मूल प्राकृतिक संख्याएं। चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। मेरे छात्रों कमेंट करिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ये सामने आपके प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, जो मूल प्राकृतिक संख्या, इनमें सबसे छोटी कौन है? क्या 9 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? क्या 2 है कि 3 है कि 1 है? तो मेरे छात्रों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के गुण में पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट लिखिए, 0 0 ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। मेरे छात्रों ये विशेष पॉइंट याद रखिए कि 0 क्या है? 0 0 और ये वाला जिसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ये क्या है? 0 प्रदर्शित करते हैं इससे लिखते हैं 0। लिखने से थोड़ी ना होता है। मैथ में हम पेपर में 0 नहीं लिखेंगे, इसका प्रतीक चिन्ह ये है 0। ठीक है, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सर बच्चे पूछेंगे कि आप बताइए सर कि ये 0 हमारा एक प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? तो मेरे छात्रों, हम कभी किसी भी संख्या की गिनती करने के लिए 0 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब हम किसी गिनती को, आप समझिए, ऐसे समझिए, फिर से समझिए। एक आदमी दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, मान लिया 3 आदमी है। इसका नाम ए बी सी। ए बी सी कोई 3 आदमी है। हम कैसे गिनेंगे इसको? क्या हम इसको ऐसे गिनेंगे 0 1 2? क्या हम ऐसे काउंट करते हैं मेरे छात्रों? कि ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3? इनमें से कौन सा सही क्रम है? ये वाला कि ये वाला? मेरे छात्रों कमेंट करिए, कौन सा सही क्रम है? 0 वाला या फिर 1 वाला? ये वाला सही क्रम है। तो ये वाला जो हमारे नीचे लिखा हुआ है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इसके गिनने का सही क्रम है। हम किसी भी संख्या की गिनती, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को गिनने के लिए संख्या हम किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से। किंतु हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये 0 है, ये 1 है,
ये 2 हैं। ऐसा कभी किया है हमने? नहीं किया है। समझिए मेरे छात्रों, हम किसी भी संख्या, किसी भी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति की जो गणना करते समय हम जो उसकी गिनती है, उसकी जो काउंटिंग है, वो हम क्या 0 से आरंभ नहीं करते हैं। इसलिए 0 क्या एक है? प्राकृतिक संख्या हमारी 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, चलिए देखते हैं, साथ में लिखिए क्योंकि परिभाषा है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो मेरे छात्रों समझिए, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो मेरे छात्रों, प्राकृतिक संख्याएं तो हम जानते हैं कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि हम इसमें 0 इसको भी शामिल कर लेते हैं, इसको गिनते हैं, तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी? ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। जब हम, याद रहे, विशेष कंडीशन, शर्तें लागू, जब हम 0 को इन प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर लेते हैं, यदि 0 हटा दे तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, अब ये प्राकृतिक संख्या ही है। यदि हम 0 को लगा दे तो ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं तो है किंतु कुछ शर्तों के साथ, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं भी है। मेरे बच्चों, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए, जो ना समझ पाए हो फटाफट कमेंट करिए, और जो समझ गए हो उनके लिए एक बार दोबारा, जो ना समझे हो, यदि 0 हटा लेते हैं तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये कैसी संख्याएं हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। मेरे ख्याल से अब मेरे सभी छात्र समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है और कब कहलाती है। अब इनके कुछ गुण हैं, उन्हें पढ़ लीजिए आप, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? पूर्ण संख्याओं के गुण। गुण को प्रॉपर्टी कहते हैं अंग्रेजी में इसको प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम प्रॉपर्टीज कहेंगे। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में वोवेल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल नंबर। लिखा ऐसे जाता है, वोवेल नंबर। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में वोवेल नंबर कहते हैं और
W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W से। यहां से अगर पूर्ण संख्याएं लिखनी हो तो हम लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9। ये W क्या है? वॉवेल नंबर, और इसमें क्या लिखी हुई है? पूर्ण संख्या है। चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट मैं ये ले लेता हूं। किसका पॉइंट लेना है पहले? ये 0। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 0। शून्य क्या है बताइए? ये यदि प्राकृतिक संख्याओं में शामिल हो गया तो शून्य क्या भी प्राकृतिक संख्या भी कहलाएगा? नहीं। ये आप याद रखिए, शून्य हमेशा हमेशा एक पूर्ण संख्या ही रहेगा। समझ गया मेरे छात्रों? शून्य कभी भी प्राकृतिक नंबर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं बन सकता। शून्य कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं बन सकता। शून्य हमेशा क्या रहेगा? एक वॉवेल नंबर रहेगा। शून्य हमेशा ही एक वॉवेल नंबर रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा। लेकिन शून्य कभी भी क्या नहीं होगा? एक प्राकृतिक संख्या ही रहेगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या कभी भी नहीं कहलाएगा। तो मेरे छात्रों आप समझ पाए कि शून्य क्या? शून्य हमेशा हमेशा, जैसे मैंने लिखा हमेशा, ऑलवेज। शून्य क्या? ऑलवेज एक पूर्ण नंबर, वॉवेल नंबर, पूर्ण संख्या, वॉवेल नंबर ही रहेगा। लेकिन एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर 0 कभी नहीं कहलाएगा। याद रखिए 0 ये जो है ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। पॉइंट नंबर 2। सबसे छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो मेरे छात्रों इसमें से देख के बताइए और कमेंट करिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 या 0? मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए, 0 1 2 3। इनमें से कौन सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हमारी है वो है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य है। और सबसे अंतिम और विशेष नियम, यदि ये आपको पता है तो आपकी कभी भी पूर्ण संख्याओं नहीं फंसने वाली है। कभी भी आप पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं फंसने वाले हैं। क्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो मेरे छात्रों समझिए क्या कह रहा है थर्ड वाला पॉइंट। सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं है कि नहीं है? है कि नहीं है मेरे छात्रों? 1 से 9 तक देखिए, यहां से सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं।
किंतु सभी पूर्ण संख्याएं, यदि जीरो को भी मिला लो तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं। देखिए नियम पहला, शून्य हमेशा एक पूर्ण संख्या ही रहेगा। शून्य हमेशा एक पूर्ण संख्या ही रहेगा, लेकिन कभी भी ये प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगा। शून्य कभी भी नेचुरल नंबर नहीं बनेगा। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इनके क्या नियम है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा पूर्णांक। अगला पॉइंट क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे छात्रों? इंटीगर। चलिए साथ में लिखिए परिभाषा। सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। बहुत छोटी परिभाषा है, लेकिन इसमें समझना उतना ही ज्यादा पड़ता है। परिभाषा बहुत छोटी है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा पड़ता है। परिभाषा समझिए। सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ये थ्योरी है, अब प्रैक्टिकली समझते हैं। संख्या रेखा खींचते हैं, जीरो को लेते हैं, +1 +2 +3 डैश प्लस करके, -1 -2 -3 माइनस डैश। देखिए ये बन गई संख्या रेखा। ये जो हमारी सभी क्या है? प्लस की संख्या है। आगे आप जितनी भी प्लस की संख्या लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है? सभी ऋणात्मक संख्या है। -1 -2 -3। देखिए सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सर ये जीरो का क्या होगा? मेरा छात्र पूछेगा ये जीरो का क्या होगा? तो मेरे छात्रों जीरो ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। क्या? शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ये इसकी प्रॉपर्टी में आएगा। प्रॉपर्टीज गुण बच्चे मेरे। जीरो क्या है? ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। समझ गए मेरे छात्रों की नहीं समझ पाए अभी तक? संख्या रेखा में मैंने आपको क्या बताया? सभी धन संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। शून्य हमारा शून्य ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य हमारा ना ही धन पूर्णांक और ना ही ऋण पूर्णांक। मैंने कहा लिख ही दो, वरना मेरा छात्र कहेगा कि ना सर ने तो लिखवाया ही नहीं था। मेरे छात्रों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पाए कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। शून्य ना ही धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीगर्स क्या होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए गुण।
गुण, हेडिंग डाल दी गई। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट में आप लिख ले शून्य शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। ठीक है मेरे छात्रों, ये मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया भी है कि शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। मैंने इस तरीके से एक संख्या रेखा खींची थी, यहाँ पे मैंने 0 लिखा था, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 बनाया था, -1 लिखा था, -2 लिखा था, -3 लिखा था, डैश और यहाँ पे डैश, इस तरीके से आगे शून्य का नियम हो गया। अब इसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में, प्लस की संख्याओं में। इन संख्याओं को क्या कहते हैं, अच्छा बताइए। इन संख्याओं को हम इन संख्याओं को हम धन पूर्णांक, जो क्या कहते हैं, धन पूर्णांक, इसको हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक। और जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीगर। तो वही पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखना है, सभी धनात्मक संख्याओं यहाँ पे आप दोबारा लिख दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। इसको हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक, अंग्रेजी में निगेटिव इंटीगर। ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक, धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक, धनात्मक संख्याओं को अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटीगर और ऋणात्मक संख्याओं को अंग्रेजी में निगेटिव इंटीगर। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। अब मुझे परिभाषा लिखवानी भी है, इसलिए मैं इसको बिटाल देता हूँ। और लिखिए साथ में, सभी धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं और I प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ये वाली संख्याएं थी, +1, +2, +3, इनको हम पॉजिटिव इंटीगर भी तो कहते हैं। और पॉजिटिव इंटीगर से ये आई आया है, इंटीगर से आई आया है। पॉजिटिव का ये प्लस निशान है, पॉजिटिव का ये क्या है, प्लस निशान का है पॉजिटिव का है। इस वाले पॉजिटिव का ये प्लस निशान है, ये आई का है इंटीगर बेस पूर्णांक। अब मेरे ख्याल से इस चिन्ह के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये चिन्ह किसका है, आई कहाँ से आया है और ये प्लस कहाँ से आया है। आई इंटीगर का है और प्लस पॉजिटिव का है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको कौन सी परिभाषा लिखवाई है। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। सेम पॉइंट, अगला पॉइंट तो इससे रिलेटेड ही है। सभी ऋणात्मक, साथ में लिखिए परिभाषाएं है, कोई विशेष बात नहीं है, जहाँ पे समझना होता है वहां पे आप पैर रख के, जिस तरीके से मैं समझाता हूँ आप भी तो समझ सकते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है।
सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। इसको आई नेगेटिव से रिप्रेजेंट का मतलब प्रदर्शित करते हैं। आई प्लस कहाँ से आया है? आई प्लस आया है, ये जो निगेटिव इंटीगर होता है, अंग्रेजी से निगेटिव इंटीगर होता है, आई तो पता है इससे आया है, इंटीगर से आई इससे आया है, और ये जो माइनस का चिन्ह है वो निगेटिव का है। आई इंटीगर से आया है और निगेटिव का निशान ये है, जिसको हम आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे छात्रों यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए। यदि आपसे कोई पूछे कि धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक, और यहाँ पे लिख लीजिए ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। यदि आपसे कोई पूछे धन पूर्णांक का मतलब ये, ऋण पूर्णांक का मतलब पहले से। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, हमें बताइए। कोई मेरा छात्र कमेंट करके बताए कि हम इसके अंदर क्या लिखेंगे। इसके अंदर 1 2 3 जितनी संख्याएं लिखनी है वो लिख सकते हैं। इसके अंदर -1 -2 -3 जितनी संख्याएं लिखनी है वो लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपका पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इंटीगर्स क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। इंटीगर्स के अंदर जितनी बातें आती हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा इंटीगर्स के अंदर कोई और बात नहीं है, कोई और नियम नहीं है। चलिए अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे कि अगला पॉइंट हमारा अगला पॉइंट परिमेय संख्या। हमारा अगला पॉइंट क्या है? परिमेय संख्या। परिभाषा लिखिए साथ में। हम जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें, या उन्हें की जगह उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। मेरे छात्रों आप समझिए, हम जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। मेरे छात्रों समझे या नहीं समझे? हम जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इतना जान लेना ही काफी नहीं, ये केवल परिभाषा कहती है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आती है। P/Q में लिखते समय Q क्या होगा? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P/Q में लिखते समय क्यूब हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। किंतु यहाँ पे लिख लीजिए, किंतु Q का मान कभी भी यहाँ पे बिगाड़ देते हैं, शून्य न हो। ये परिभाषा कंप्लीट हो गई। हम जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु
क्यू क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब परिभाषा में देखिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे 3 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारी 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/9 क्या है, परिमेय संख्या है। 8/9 क्या है, परिमेय संख्या है। 8/0 क्या है, 9/0 क्या है, 5/0 क्या है। अब देखिए 3 हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों? 3 हमारी P/Q के नियम को फॉलो करती है। देखिए 3 हमारा P है, इसके हर में, इस संख्या के हर में जो 1 है वो हमारा Q है। 3 हमारा P था, इस संख्या के जो हर में 1 होता है। हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में कितना होता है, 1। किसी भी संख्या के हर में कितना होता है, 1 होता है। ये नियम है। देखिए ये वाली संख्या PA/QA। अब इसमें देखिए दोनों ही है, PA/QA, PA/QA, PA/QA। ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं होगी। अब देखिए यहाँ पे ये P है, ये Q है, और परिभाषा क्या कहते हैं, Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अब Q का मान यहाँ पे शून्य है, तो ये भैया हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे भी देखिए P है, ये Q है। अब Q का मान 0 है, परिभाषा कह रही है Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। संख्या कैसी है, एक हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी Q का मान 0 है, P है, Q का मान 0 है। संख्या कैसी है हमारी, एक परिमेय संख्या नहीं है। संख्या तो मेरे छात्रों आप समझ पाए, एक परिमेय संख्या होने के लिए P में मतलब अंश में कुछ होना चाहिए और हर में कुछ होना चाहिए। हर में कोई अंक हो, अंश में कोई अंक हो और हर में कोई अंक हो, किंतु हर में जो मान हो वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। हमारा अंश है, अंश बटे हर, हर में अंश में कुछ मान हो और कुछ मान हर में हो, किंतु हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य। हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। हर का मान जब शून्य हो जाएगा तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया है। मेरे ख्याल से अब आप परिमेय संख्या क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। इसकी कुछ गणितीय संक्रिया है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं आपको यहीं पे नोट करा दे रहा हूं। अभी मैंने जो परिभाषा आपको हिंदी में लिख के दी, इसको अब गणितीय रूप में कैसे, अब जो परिमेय संख्या होती है हमारी, इसको अंग्रेजी नाम क्या है, इसका अंग्रेजी नाम है रेटिशनल नंबर। इसका अंग्रेजी नाम रेटिशनल नंबर है। किसका, परिमेय का, परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का जो अंग्रेजी नाम है वो क्या है, रेटिशनल नंबर। लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। इसको हम क्यू से प्रदर्शित, समझिए, इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम रेटिशनल ज्यादातर होता है, जो संख्या का नाम होता है। रेटिशनल नंबर तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आर से हमारा रियल नंबर होता है, इसलिए हम आर से इसको रिप्रेजेंट नहीं करते। आर से हमारा क्या होता है, रियल नंबर, इसीलिए हम इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यू का इस गणितीय रूप देखना है। क्यू बराबर क्या लिखते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट क्या होता है, P/Q, डबल पॉइंट लगा। अब P/Q अवयव होने चाहिए किसके, इंटीगर्स के, अवयव इंटीगर्स के। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये हमारे जो रेटिशनल नंबर है उसका गणितीय रूप है। ये हमारे रेटिशनल नंबर का क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या का गणितीय रूप है।
P बटे Q क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने की कंडीशन क्या है? ये P बटे Q हमारा हमेशा एक बात यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट। P और Q हमेशा एक पूर्णांक होते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट करके आपने ले लिया ना, P और Q का मान हमेशा, P और Q हमेशा क्या होंगे? एक पूर्णांक होते, इंटीगर होते हैं। इसलिए देखें, P और Q अवयव है किसके? I के। I मतलब इंटीगर के। और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा गणितीय रूप है किसका? गणितीय रूप है? रेटिशनल नंबर का। मेरे छात्र कमेंट भी नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो बढ़िया है बच्चों, किसका चिल्लाने में बच्चे चिल्लाते हैं कि हाँ सर परिमेय संख्या का या रेटिशनल नंबर का। तो अब मेरे छात्रों आप समझ पाए कि परिमेय संख्या क्या होती है, इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्या कंडीशन होगी जब परिमेय संख्या नहीं होगी, और परिमेय संख्या का गणितीय रूप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। P बटे Q क्या है? परिमेय संख्या। ये इसकी परिमेय संख्या होने की कंडीशन है। ये क्या है? P और Q हमेशा क्या होंगे? P का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। Q का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। ये बात याद रखिएगा। Q का मान प्लस में भी अर्थात P का मान +1 भी हो सकता है और -1 भी, और Q का मान +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहाँ पे संख्या बदल सकते हैं, कुछ भी संख्या हो सकती है। 3 ले लिया, मन करे तो 9 ले लीजिए, लेकिन नियम सब समान रहेंगे। नियम सेम रहता है, बाकी संख्याएं बदलती है मेरे छात्रों। मेरे ख्याल से अब आप परिमेय संख्या समझ गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरिटेशनल नंबर। परिभाषा लिखिए साथ में मेरे, इसकी परिभाषा मेरे साथ में लिखिए। हम जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मेरे छात्रों समझिए, हम जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर भी Q वाला नियम काम आता है, किंतु Q का मान 0 कभी भी नहीं होगा।
यहाँ पे भी क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं हो सकता है। तो मेरे छात्रों, परिभाषा कंप्लीट हो चुकी है। हम जिन संख्याओं को, ध्यान से पढ़िए, हल्का सा भी ध्यान हटा तो दुर्घटना घट जाएगी। हम जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं 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 लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। किंतु किंतु Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे अपरिमेय संख्याओं के बहुत बढ़िया उदाहरण, 3 - 5 - 7 - 11, ये क्या है? परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। ये क्या है? अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण। ये सारी की सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सारी की सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याओं पे बहुत अभ्यास की जरूरत है। अब क्या करते हैं? हम अभ्यास करेंगे, और अभ्यास में हम उस चीज को समझेंगे जिसको समझना बहुत जरूरी है। क्या? बहुत वेरी वेरी, कहते रहे जैसे बचपन में देते हैं, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलिए समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 3 5 7 11 15, ये क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अब बताइए, 4 9 16, ये किस चीज के उदाहरण है? देखिए, अंडर रूट लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ संख्याएं हैं, उसके अंदर कुछ संख्या, लेकिन ये क्या परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? बताइए भैया। ये वाली क्या है? एक हमारी परिमेय है। क्या है? परिमेय। ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। कुछ बच्चों के तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा, सर ये क्या कह दिया। सर ऊपर रूट लगा के संख्या, जो मैंने भी देखी है, किताब में भी पढ़ा है, जो संख्या अंडर रूट में होती है उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या बिल्कुल है। इसका वर्ग √4 का वर्ग क्या होता है? 2। √9 का वर्ग क्या होता है? 3। √16 का वर्ग क्या होता है? 4। अच्छा बताइए, 2 के हर में भी 1 है, 3 के हर में भी 1 है और 4 के हर में भी 1 है। P/Q के रूप में लिख लिया इसको। और हर में कंडीशन, हर में जीरो भी नहीं है, तो ये क्या है? परिमेय संख्याएं है। ये हमारी परिमेय संख्याएं है। याद रखो, इसीलिए कहते हैं मैं नियम लिखवाता हूँ, वरना कुछ बच्चे तो सोचते हैं सर बार बार नियम लिखवा देते हैं, हर संख्याओं में नियम लिखना बहुत जरूरी होता है। नियम नहीं आते, इसीलिए पेपर में आप गलत करके आते, फिर कहते हैं मास्टर की गलती थी, मास्टर ने पढ़ाया नहीं था। टीचर अपना बेस्ट देता है, लेकिन बच्चा कितना सीख रहा है ये आप पे डिपेंड करता है। आप सीखना नहीं चाहते। कितना बढ़िया नियम, देखो यहाँ पे लिखिए, ये आपने सीखा। अब यहाँ पे परिभाषित करेंगे इसको। यहाँ पे सुन लीजिए, हम जिन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन जिन संख्याओं का हम वर्ग नहीं ज्ञात कर सकते उनको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। समझ पाए या नहीं समझ पाए? एक बार दोबारा, अंडर रूट के अंदर उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे जिनका हम वर्ग नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन अंडर रूट के अंदर उन संख्याओं को जिनका हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए, और नियम लिखना स्टार्ट करिए। अब नियम नंबर 1,
हब हब जिद वर्ग मूल की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात सकते सकते हैं। उन्हें उन्हें परिमेय परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु किंतु की जगह आप नंबर 2 डाल लीजिए। हम जिन वर्गमूल की संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मेरे छात्रों, मैंने दोनों पॉइंट लिखवाए आपको। हम जिन वर्गमूल की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, हम जिन वर्गमूल की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। हम जिन वर्गमूल की संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मेरे छात्रों, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट नंबर 3। अब पाई को देखा है ना आपने। पाई का मान क्या होता है? 22/27 नहीं, 22/7। अब बताइए पाई क्या है? एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? याद रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। सर, मेरे छात्र कह रहे होंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, देखिए P/Q कंडीशन फॉलो, हर का मान 0 भी नहीं है, आप कह रहे हैं अपरिमेय संख्या है। ये नियम है, क्या है नियम? ये नियम के अंतर्गत है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये नियम है। नंबर 4 पे क्या है कि जब हम परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर का मतलब जोड़ और घटाना होता है। योग और अंतर का मतलब जोड़ घटाना, योग व अंतर करते हैं तो प्राप्त फल क्या होता है? एक परिमेय व अपरिमेय, बाकी जगह या
अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो मेरे छात्रों, जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या, चाहे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो प्राप्त जो हमें संख्या होती है वो क्या होती है? एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और एक अपरिमेय संख्या। जैसे 3 प्लस √5 को यदि हम जोड़े तो प्राप्त फल तो हमें यही प्राप्त होगा। प्राप्त फल हमारा क्या होगा? 3 प्लस √5। ये जो हमें फल प्राप्त हुआ है ये क्या हो सकता है? ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरे छात्रों? समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते या घटाते हैं तो प्राप्त जो फल होता है वह एक परिमेय संख्या भी हो सकता है और एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट, जब साथ में लिखिए, जब हम परिमेय व अपरिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। मेरे छात्रों, जब हम एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो प्राप्त संख्या कैसी होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर से समझिए, जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं की आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो प्राप्त गुणनफल जो हमारा होगा वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 3/2 की गुणा जब मैं √5 से करता हूँ तो हमारा 3√5/2 जो हमें प्राप्त होगा ये क्या होगा? ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 8/9/√6 ये क्या होगी हमारी? 8√6/9 ये हमारी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ये अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार ले लीजिए √11 गुणे 1/6 ये हमारा क्या होगा? तो √11 हमारा जो 6 होगा वो क्या होगा? ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसी तरीके के लिए बीटीसी से जुड़ी अन्य क्लासेस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर भी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।